आज अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बिजली के बिल्स हैं। IMF के मुआहदे के तनाजुर में वफाकी हुकूमत पूरे पाकिस्तान को बिजली के टैरिफ में सब्सिडी देने से कासिर है, मगर पंजाब हुकूमत ने अपने अवाम के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 201 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपये की कमी कर दी गई है। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ प्रेस टॉक करते हुए ऐलान किया कि उन्हें अवाम की तकलीफों का एहसास है। महंगाई के मारों के लिए पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए, जी हाँ 45 अरब रुपए निकाल कर अवाम को 14 रुपए फी यूनिट का बड़ा रिलीफ दे रही है। पंजाब भर के अवाम को यह रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिल्स में दिया जाएगा। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए वजीर आजम पहले ही बिजली सस्ती कर चुके हैं, लिहाजा 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को यह 14 रुपए का रिलीफ नहीं मिलेगा। पंजाब को मिलने वाले इस रिलीफ पर दीगर सूबे भी मुतालबा कर रहे हैं कि उनके अवाम के लिए भी बिजली सस्ती की जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुतालबा कर रही है कि कराची के अवाम को भी रिलीफ दिया जाए। MQM बिजली की कीमतों में यह रिलीफ विफाक से मांग रही है। हालांकि पंजाब के अवाम को रिलीफ विफाक ने नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से दिया है। पंजाब की पैरवी करते हुए दीगर तमाम सूबे भी अपने अवाम को बिजली के बिल्स में रिलीफ देने का ऐलान कर सकते हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। हालांकि हैरानकुन तौर पर तारीख में पहली मरतबा इस साल सिंध का सालाना तरक्याती बजट पंजाब से भी ज्यादा रखा गया है। पंजाब का तरक्याती बजट 842 अरब रुपए है, जबकि सिंध का तरक्याती बजट 259 अरब रुपए है। पंजाब हुकूमत ने अपने तरक्याती बजट में से 45 अरब रुपए काटकर आवाम को बिजली के बिल्स में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया है। सिंध हुकूमत को 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करने के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को 8 अरब रुपए, जबकि बलूचिस्तान को सिर्फ 1 अरब की जरूरत है। पंजाब की तरह ये तीनों सूबे भी अपने वसाइल से सब्सिडी देकर आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अगर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें अपने तरक्याती बजट से 8-10 अरब रुपए भी निकाल नहीं सकती तो ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। पंजाब ने ये करके दिखा दिया है भाई। दीगर सूबे अवाम को ये कहकर गुमराह नहीं कर सकते कि बिजली का मामला सूबाई नहीं विफाकी है और वो कुछ नहीं कर सकते। अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए ये मामला विफाकी या सूबाई हरगिज नहीं है। अगर वोट लेकर इख्तिदार के मजे लूटने वाले हुक्मरानों में अवाम को रिलीफ देने की विल हो तो ये मामला बिल्कुल उतना ही सादा है जैसे आपके घर का बिजली का बिल 20,000 रुपए हो तो आपका कोई भाई या दोस्त आपको 10,000 रुपए देकर आपको सपोर्ट फराहम कर दे। मगर बदकिस्मती से यहां मामला अपने अवाम को रिलीफ देने का नहीं बल्कि अपनी अपनी सियासत चमकाने का है। विफाक को जरूर चाहिए कि वो बिजली का टैरिफ कम करे, मगर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तमाम सूबे अपने अपने अवाम के लिए बिजली सस्ती कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर विफाकी बिजली का 1 यूनिट 30 रुपए में चार्ज कर रहा है तो फिर सूबाई हुकूमत फी यूनिट 14 रुपए खुद अदा करे और आम सारिफ 16 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिल दे। ये वो आसान और फौरी तरीका है जिससे पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली सस्ती की जा सकती है, बिल्कुल वैसे जैसे अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए पंजाब के अवाम के लिए बिजली सस्ती कर दी गई है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेहमान हमारे साथ होंगे और हम डिस्कशन का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल जुल्फिकार अली बदर साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, स्पोक्स पर्सन है टू द चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ बने हुए हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यूनिवर्सल ब्रदर हैं, मतलब कि इनको देख के ही एक भाईचारे वाली फीलिंग आती है। अब इनके ख्यालात जैसे चाहे मर्जी हों वो आपको शो में पता चल जाएंगे, लेकिन हमारे लिए ये आफ्ताब भाई थे, आफ्ताब भाई हैं, आफ्ताब भाई रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा हैं मेरे साथ, ताल्लुक इनका नून लीग से है, गवर्नमेंट बेंचेस को ये रिप्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब भाई मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी। बड़े अफसोस और भारी दिल के साथ मुझे आपको खबर देनी पड़ रही है कि सर आप हार गए, आप पीछे रह गए और पंजाब हुकूमत जीत गई, नून लीग जीत गई। मरियम नवाज ने तो ऐसा छक्का मारा और छक्का मारने का उन्होंने जो बेसिक जो तरीका और जो दिन चूज किया वो था कि जब नवाज शरीफ साहब सामने आए और उन्होंने बताया कि पंजाब के अंदर 14 रुपए पर यूनिट जो लोग 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको छूट दी जाएगी। मजे की बात यह है आपको समझाने के लिए और देखने वालों को समझाने के लिए कि ये जो छूट दी जा रही है ना, ये पंजाब हुकूमत अपने पैसों से दे रही है, जिसका मतलब ये है कि मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं राना काशिफ साहब, उन्होंने हिसाब किताब लगाया है। उनके हिसाब किताब के मुताबिक कोई 45 अरब रुपए पंजाब हुकूमत खुद अपने पल्ले से इन बिल्स की, बिजली के बिल्स की मद में देगी।
सर ये रिलीफ जिस तरह से आप नारा लगाते हैं ना कि जी हम जितने पाकिस्तान के हैं और हम जितने पाकिस्तानियों के हैं, ये तो सबसे पहले केपीके को देना चाहिए था। ये पंजाब जीत गया सर। जी बहुत शुक्रिया बिनिश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। डॉक्टर साहब को, बदर भाई को मेरा सलाम। अच्छा देखिए, बात ये है कि बिनिश कौन जीता कौन हारा ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीता और कौन हारा है। मसला ये है कि जब हमने रोक के रखा था बिजली के रेट को, पेट्रोल के रेट को, तो ये कहते थे कि जी देखा ये तो उन्होंने खड्डे खोद दिए हमारे लिए। और आज आप जो है 14, अगर मजा तो तब आता कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई सारी जो हुकूमती जमातें एक साथ ऐलान कर देती कि जी सिंध के अंदर भी 14% कम हो गया है और पंजाब के अंदर भी हो गया है, बलूचिस्तान में भी हो गया है, सिर्फ एक केपीके है जो नहीं हमारी बात मान रहा। बिल्कुल उसी तरह जैसे केपीके में जब हमारी हुकूमत थी तो हम सेहत कार्ड भी दे रहे थे, पंजाब को भी सेहत कार्ड दे रहे थे और सिंध वाले हमारी बात नहीं मान रहे थे। हम सिंध वालों से कहते थे कि आप आए हमारे साथ मिलकर सिंध के अवाम के लिए भी हेल्थ कार्ड ले आए, तो वो कहते थे नहीं ये हमें फिजिबल नहीं है हमारे लिए। तो ये हालात है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई जीत कोई हार नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये मतलब हालात इतने मुश्किल हो गए कि लोग किसी की खुशी में शरीक नहीं हो पा रहे, किसी के गम में शरीक नहीं हो पा रहे। तो इसमें कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये देर आए दुरुस्त आए और हमें मुस्तकिल बुनियादों पे, सिर्फ 2 महीने नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पे बिजली को कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि पूरे पाकिस्तान की आवाम केपीके, आजाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान जैसे आजाद कश्मीर ने अपनी बात मनवा ली। लगता है कि तो आफ्ताब भाई आपको तो ये सारी आपकी बातें सुन के मुझे तो लगता है कि आपको दिल बड़ा करके आपको पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद देनी चाहिए। नहीं मुबारकबाद देना चाहते हैं, मरियम नवाज की तारीफ कर दे। अवाम को उन्होंने रिलीफ दिया है, उन्होंने सिर्फ अपनी जाती उम्रा के लिए तो पैसे कम नहीं किए, पूरे पंजाब के लिए किए हैं सर। अच्छा मैंने तो फिनिश दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुबारकबाद दी है जिसके अंदर ये ऐलान हुआ था, जिसके सामने आप लोग बैठे हुए थे और आपने सवाल जवाब भी किए थे। आफ्ताब भाई एक मिनट आपको पता ही नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये ऐलान था, कोई इनवाइटेड नहीं था। नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐलान नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस किस्म के अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान होते हैं, लेकिन ये ऐसा अजीब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिनिश कि आप भी हैरान हो गए कि ना कोई सहाफी मौजूद है, ना कोई कैमरा मौजूद है, ना कुछ मौजूद है। मरी की ठंडी ठंडी हवाओं के अंदर बैठकर पंजाब को थोड़ा सा रिलीफ दिया है, बड़ा खुशी की बात है, इसमें कोई बुरा मानने वाली क्या बात है। यही मजे है ना आफ्ताब भाई हुक्मरानों के, जब इमरान खान साहब होते थे तो हर दूसरे दिन कौम से खिताब करते थे। उनका तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो पूरा प्राइम टाइम था ना वो खा जाते थे खिताब में ही कि वजीर आजम बन के भी मुझे वजीर आजम हाउस में भी नजर आना है, वजीर आजम ऑफिस में भी नजर आना है और टीवी पे भी नजर आना है। सर आप खिताब करें, पार्लियामेंट से खिताब किया करें। आप आकर आप तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से जीते हैं, तो मजाक है आपने क्या इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया आपने डॉक्टर यास्मीन। अच्छा चलिए आफ्ताब भाई मैं आपको और दुखी नहीं करती, करें ना पार्लियामेंट में आके अपने लोगों को मैं आपका मसला समझ गई हूँ। मैं अपने भाई को दुखी नहीं कर सकती, मैं आफ्ताब भाई आपको नहीं दुखी कर सकती। मैं आपके मतलब की बात करती हूँ। जुल्फिकार बदर साहब यहाँ पे हैं। जुल्फिकार बदर साहब को जो है बिल के अंदर अच्छा खासा रिलीफ मिलना है, लेकिन बदर साहब ये देखें आफ्ताब जहांगीर साहब बेचारे इतने डिप्रेस हैं, भाई हैं हमारे, मतलब इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, अब उनको बिल के अंदर कोई रिलीफ नहीं है। सिंध में आपकी हुकूमत है, पंजाब ने कोई लगभग 45 अरब का ये उनको पैसे जो है सिस्टम में डालने पड़ेंगे अपनी तरफ से सब्सिडी देने के लिए, बल्कि बेसिकली बिल जमा करने के लिए। सिंध को 10 अरब देना पड़ेंगे। तो सिर्फ एक विल चाहिए मुझे लगता है कि आप लोग सिंध की आवाम को ये रिलीफ कब देंगे, मरियम नवाज के नक्शे कदम पर कब चलेंगे। देखिए जो अच्छी चीज़ है ना उसको फॉलो करना चाहिए, ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है और यही हेल्दी कॉम्पिटिशन हम देखना चाहते हैं, राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश। ये आफ्ताब भाई की बातें सारी आपने सुनी हैं। उन्होंने तो कहा कि ठंडी ठंडी हवाएं और वो सारी बात उन्होंने कर दी। देखिए ये जो कंपटीशन वाली बात है ना, कंपटीशन तो होता कि आप हॉस्पिटल के अंदर साइबर नाइफ लगाते, आप जो है रोबोटिक्स लगाते, आप फ्री कैंसर का इलाज करवाते, आप अपने हॉस्पिटल को अपग्रेड करते, वहाँ पे नई वार्ड्स बनवाते और यहाँ पे मुफ्त हेल्थ का जो है इलाज करवाते, जो सिंध में हो रहा है। आप देखें कितने NICVD हैं, SIUT हैं, किडनी, लिवर, हार्ट, सारे ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। साइबर नाइफ का जो भी इलाज करवाने आ रहा है पूरे पाकिस्तान से वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब अगर हम इस रेस में आ जाएं कि अपने ही अवाम के पूरे बजट में से पैसे निकाल के बिजली के उसमें, ये बिजली तो एक फेडरल सब्जेक्ट है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये रिलीफ दें, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट चूँकि
पंजाब में भी और सेंटर में भी PMLN की है, तो वो आपस में पैसों की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब में चीफ मिनिस्टर होते थे और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो पंजाब के अंदर वो इस तरह ही मामला चलता था कि सेंटर से इसको ये करते थे, बाकी सूबों को ये प्रिविलेज हासिल नहीं थी। तो ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन अगर पंजाब ने किया है, अपने बजट में से किया है, तो मैं समझता हूँ उनको फिर अक्रॉस द बोर्ड करना चाहिए था कि 500 तक जो इस्तेमाल कर रहा है सबको ही रिलीफ दे देना चाहिए था। जो 500 से ऊपर भी खर्च कर रहा है ना, उसको भी रिलीफ दे देना चाहिए था। आप 500 से ऊपर जाते हैं कि 500 से नीचे? देखिए मेरा तो 500 से ऊपर आता है सर, फिर तो आप एलीट क्लास में ना, बकौल मेरे प्रोड्यूसर नहीं, वो मैंने तो कहते हैं देखिए आपको मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। काशिफ राणा साहब मैंने तो एलीट क्लास खत्म हो जाए यहाँ से। देखिए एलीट क्लास तो रही नहीं है ना, उसका तो बुरकस निकाल के रख दिया है बिजली के और गैस के बिलों ने। आप देखें गैस का और बिजली का बिल कितना आता है। ये तो वो सरवाइव कर रहा है जिसने घर में सोलर लगवा लिया हुआ है, उसको थोड़ा सा बिल देना पड़ा है। जिसने सोलर नहीं लगवाया वो तो खत्म हो गया। लगवा सकते हैं ना, पहली इन्वेस्टमेंट 8, 10, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट कौन सा गरीब वो कर तो सकता फिर है? आपको पता है जेब काट के अपना गुर्दा शुर्दा बेच के कुछ ना कुछ करके जो भी है जिस तरह भी है उधार लेके वो करनी पड़ती है। उसके अलावा हल नहीं है। सिंध गवर्नमेंट दे रही है लोगों को 200 300 यूनिट तक रिलीफ दे रही है बिजली पे कि नहीं? बिजली पे 300 यूनिट तक फ्री सोलर पैनल लगवा के दे रही है। और सिंध हुकूमत क्या करे? अब सिंध हुकूमत दे रहे हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि सोलर पैनल देंगे, पंजाब वाले तो घर भी दे रहे हैं, रोटी भी उन्होंने सस्ती सिंध कर दी। हुकूमत की तरह 20-21 लाख जो घर बना रहे हैं वो करें, हॉस्पिटल पे काम करें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, ट्रांसपोर्टेशन पे काम करें, तो ये काम करना चाहिए। देखें ये तो हेल्दी कंपटीशन है, चीज़ें चलनी चाहिए। हम तो ये नहीं कहते कि ना करें, हमने तो पंजाब में रहना है, लाहौर में रहना है। पीपल्स पार्टी की तो यहाँ पे मैंने कभी गवर्नमेंट देखी नहीं है, लेकिन जिसकी भी गवर्नमेंट आई है हम तो कहते हैं यहाँ पे काम होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। Absolutely. हमने तो यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाना। लेकिन आप मुझे कुछ ये कंफर्मेशन दे दें कि अगस्त सितंबर में इस हवाले से कोई सिंध में कुछ रिलीफ दिया जा रहा है इमीडिएट बुनियादों पर, क्योंकि वहाँ पे के इलेक्ट्रिक का तो भी बहुत रोला है ना, बिजली के बिलों का बहुत रोला है। अभी आपने ज्यादा बात की ना, ये भी आफ्ताब भाई ने रोना शुरू कर देना है, लिटरली इन्होंने रोना शुरू कर देना है। देखिए शुक्र है हंसे हैं भाई, अल्लाह का शुक्र है हंसे हैं भाई। आफ्ताब भाई खुद तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन जिस पार्टी में है ना वहाँ पे हंसने वाले लोग कम ही हैं। लेकिन चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी जो काम सिंध में करने जा रही है वो सिर्फ सोलर पैनल के ऊपर कर रही है ताकि हर एक को रिलीफ मिले, अक्रॉस द बोर्ड मिले, 300 यूनिट तक मिले और परमानेंट रिलीफ मिले। ये ना है कि 2 महीने का रिलीफ दें और आगे फिर बाद में देखें। देखिए ये तो फिर ये है कि अपनी जेब काट के आप वो देते हैं 2 महीने का रिलीफ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देना चाहिए। लेकिन 16 रुपए की रोटी भी की थी, प्रैक्टिकली जाके देखें, मेरे घर के बिल्कुल सामने तंदूर है, आज तक मुझे तो कभी 16 रुपए की रोटी नहीं मिली। ओके डॉक्टर साहिबा, मतलब मैं तो चाह रही थी कि आज तो बस आप सिर्फ सुने और मैं कहूँ वेल डन भाई शजरा साहिबा, ये तो ज़बरदस्त कर दिया। नून लीग ने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा काम कर दिया, खैर मकदम किया उन्होंने नवाज शरीफ के ऐलान का, नवाज शरीफ साहब ने जो है थपकी दी मरियम नवाज को, ये तो ऑल गुड हो रहा है। लेकिन सर ये शो में आज आके मुझे पता चला आफ्ताब जहांगीर साहब खुश नहीं है। चले उनका समझ में आता है, उनका ताल्लुक PTI से है, उनको खुश करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पीपल्स पार्टी इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। बल्कि इनफैक्ट मैं अभी आपको बताती हूँ, बाय द टाइम, क्योंकि जुल्फिकार बदर साहब जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को बल्कि बिलावल भुट्टो को भी। बिलावल भुट्टो जो है वो अभी गुफ्तगू कर रहे थे और जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर न्यू फैसिलिटीज़ के हवाले से उन्होंने कोई इफ्तिताह किया है, वहाँ पे बातचीत किया, और जो बातचीत करते हुए उन्होंने जो आखिरी जुमले बोले हैं ना, मैं कोट अनकोट आपके लिए रिपीट कर देती हूँ डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा। उन्होंने कहा है कि वो लाहौर में भी जिन्ना हॉस्पिटल और NICD यूनिट जैसी सहूलियात देखना चाहते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पंजाब के अंदर इन जैसी फैसिलिटीज़ के लिए वो फ्री में, मुफ्त में असिस्ट भी करेंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे। मतलब आप लेवल समझ रही हैं कि 14 रुपए आपने क्या कम कर दिए, ये तो किसी खाते में ही नहीं है। नोबडी इज हैप्पी। जी दिलिश, बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने 50 बिलियन का एक सब्सिडी 200 यूनिट तक के जो लोग सार्फिन हैं उनके लिए दी है, जो कि पूरे पाकिस्तान के लोग सार्फिन के लिए है। और ये PSDP में से लेके तो इस वक्त हुकूमत ने ये दी। उसके बाद 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों के पास अपना बजट होता है। तो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने ये सोचा
कि क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा मसला जो अवाम फेस कर रहे हैं वो बिजली के बिलों का है। आपने देखा कि कई लोगों ने आके एहतजाज भी किया, कई पार्टी सड़कों पे भी आई, और उसके अलावा जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब पहले दिन वापस पाकिस्तान लैंड किए थे 21 अक्टूबर को, उस दिन से मियां नवाज शरीफ साहब का ये फोकस था कि अवाम बिजली के बिलों से बहुत तंग है और महंगाई का बोझ उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा है, और ये IMF का जो अग्रीमेंट PTI की हुकूमत ने किया था उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा बिजली का टैरिफ करना पड़ा था, बहुत हमें सख्त फैसले करने पड़ रहे थे। तो उस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये फैसला किया कि वो मजीद जो 200 से लेकर 500 तक के सार्फिन हैं उनके लिए मजीद 45 बिलियन का सब्सिडी देंगी। मैं समझती हूँ उनका बहुत अच्छा इक़दाम है, अवाम के लिए एक बहुत तारीखी एक साई ऑफ रिलीफ है जो अवाम ने किया। अब अगर इस बात पे तनकीद की जाए तो ये सवाए तनकीद बराए तनकीद के और कुछ नहीं है। अगर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे अस्पताल वहां पे किए हैं और सारा कुछ किया, तो हम तो उनकी तारीफ करते हैं, हम तो नहीं कहते कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आवाम को चाहिए ही नहीं, ये तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है। इसी तरीके से जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला आवाम का था जो कि बिजली के बिलों का था, अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और उनकी मदद करने के लिए पंजाब ने उनको वो दिया, एक बूस्ट दिया है कि उनके साथ वो लगे, तो मेरा ख्याल इसकी तारीफ करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ये काम करे, चीफ मिनिस्टर जो है वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने यही दिया है। आप देखें उन्होंने पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस दी है, उन्होंने मोबाइल वैन्स दी हैं, मेडिकल वैन्स जो घर घर जाके वो खवातीन या बूढ़े लोग जो कि नहीं आ सकते उनका कर रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एजुकेशन हो चाहे सेहत हो, हर चीज के ऊपर वो फोकस कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि जो ये उन्होंने बिजली के बारे में एक इक़दाम लिया है उसको सराहना भी चाहिए और उसको देखे कि एग्जाम्पल लेना चाहिए। तमाम हमारे लिए भी कोई आसान नहीं, पंजाब के लिए भी कोई आसान नहीं था, मरियम नवाज शरीफ। लेकिन शजरा एक तासुर ये भी जा रहा है, खैर ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और PTI को इससे प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन एक तासुर ये भी है कि भाई देखें ना, भाई की हुकूमत है विफाक में और अपनों को ही रिलीफ दिया जा रहा है भाई की, क्योंकि हुकूमत है विफाक में तो सिर्फ विफाक के ऊपर फोकस किया जा रहा है एंड प्रिडोमिनेंटली पंजाब पर, बिकॉज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जी पंजाब के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी या फेवरेटिज्म या वन साइडेड एक जो अप्रोच है कि सिर्फ इधर के लोगों को रिलीफ देना है, पूरे पाकिस्तान को दे देना। पूरे पाकिस्तान को तो प्राइम मिनिस्टर ने देना है ना, जो वो ऑलरेडी दे चुके हैं 200 यूनिट तक के लिए, वो ऐलान कर चुके हैं, ये यूनिट आ चुके हैं। अब अगर मजीद कोई सूबा अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए और अपना बजट इस्तेमाल करते हुए ये करता है तो ये तो उसका अपना एक डिसीजन है ना। अगर बाकी सूबे भी करना चाहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल, ये प्राइम मिनिस्टर का तो इसमें कोई वो नहीं है, जो भी मैकेनिज्म बनाना होगा बाकी सूबों के साथ वो उसके लिए भी तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब तैयार है, आज ये ऐलान करे तो वो उसके लिए भी तैयार है। तो इसलिए ये तो तनकीद बराए तनकीद है कि जी वो उधर गए। हमें याद है एक प्राइम मिनिस्टर जो थे वो तो नथिया गली से कभी नीचे ही नहीं आया करते थे, जब सुनते थे तो नथिया गली बैठे रहते थे। तो ये बातें जो है ना, ये तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए। जहां पे कोई अच्छा इकदाम हो रहा है, अवाम की रिलीफ का इकदाम हो रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हो चाहे मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर हो, हमारी पार्टी का फोकस सिर्फ और सिर्फ अवाम की रिलीफ है। अवाम पे पड़ा हुआ ये बोझ उसको कम से कम करना है और जल्द से जल्द कम करना है। और लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है ना, अवाम को रिलीफ देना बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने आपकी हुकूमत बनाई है, PTI को अगेन मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने हर अच्छी चीज़ के अंदर भी जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, अनटिल एंड अनलेस के वो चीज़ PTI ने खुद ना की हो। लेकिन पीपल्स पार्टी की वजह से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं, वरना नहीं बन सकते थे। प्रॉब्लम हो रही थी डिसीजन लेने में कि कौन बनता वजीर आजम। तो ये आप जुल्फ़िकार बदर साहब को तो खुश करें, इतने सीरियस बैठे हैं शो में, ये देखें ज़रा, मतलब अच्छा। और हाँ MKM को भी, सॉरी मैं तो MKM को भूल गई, पता चले कि मुस्तफ़ा नवाज साहब जो है, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो नाराज़ हो जाए, वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि हमें भी रिलीफ करें। इनके चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी तो फिर असल टारगेट आपका अचीव होगा, वरना ये नैरेटिव बना देंगे कि एक तो हमारे वोटों से शहबाज साहब वजीर आजम बने और हमारे लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। हम अपनी इत्तेहादी पार्टीज का बहुत एहतराम करते हैं, हम बिल्कुल इस चीज का एतराफ़ करते हैं। अगर आज ये हमसे पीछे हट जाएंगे तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर ने जो भी रिलीफ दिया, या तो उन्होंने सिर्फ पंजाब को दिया होता तो फिर तो ये गिला बनता था। जो प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि फेडरल को, फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जो रिलीफ दिया, उन्होंने तमाम सूबों को यकसा रिलीफ दिया है। अगर कोई सूबा ये करता है तो उस पर गिला करना बनता नहीं है, क्योंकि तमाम सूबों का इस्तेकाक है। हम इनसे ये गिला नहीं कर रहे कि जी उन्होंने क्यों ये अस्पताल बनाए, क्यों उन्होंने मेडिकल के ऊपर, हम गिला नहीं करते, हम तो तारीफ करते हैं। हम कहते हैं बहुत अच्छा ये पीपल्स पार्टी ने किया। और अगर कोई ऐसा कदम हो जो कि अच्छा हो, जो कि अवाम के लिए रिलीफ पैदा करे, तो बिल्कुल एक दूसरे से सीखना चाहिए। यही तो एक फेडरेशन का हुस्न है। डॉक्टर साहिबा, ये फेडरेशन का हुस्न तो पता नहीं है। आपने अभी कोई एक बात की थी, एक वजीर आजम था जो नथिया गली से नीचे नहीं आता था। वो भी एक ज़माना था कि इमरान खान साहब जो है नथिया गली में ऐसे ट्रैक सूट पहनकर एक्सरसाइज करते थे। आजकल अडियाला जेल में ही एक्सरसाइज करते हैं, बट बहुत परेशान है। मुझे इस मुद्दे के ऊपर बात करनी है। ये आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके लीडर बहुत ज़्यादा परेशान है। जुल्फ़िकार बदर साहब, इमरान खान साहब इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो बैक टू बैक गिरफ्तारियाँ हो रही हैं ना, जनरल फैज़ हो गए, फिर उसके बाद उनके साथी हो गए, और फिर उसके बाद जो है वो जेल की इंतज़ामिया हो गई, इसने बड़ा डिस्टर्ब कर दिया इमरान खान साहब को। इसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़रा बाकी पैनलिस्ट भी अपने आप को रीबूट करेंगे एंड विल हैव अनदर राउंड ऑफ डिस्कशन। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब हैं एंड डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो बैक टू बैक गिरफ्तारियाँ हुई हैं ना, जनरल फैज़ हमीद, उनके साथी, जेल इंतज़ामिया, जिस तरीके से साइमल्टेनियसली दो नेटवर्क्स चल रहे थे जेल के अंदर, जेल इंतजामिया का, हा मतलब जेल हो तो ऐसी हो वरना ना हो, और बाहर जनरल फैज़ अपने बाकी रिटायर्ड लोगों के साथ मिलकर के एक नेटवर्क चला रहे थे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को सहूलतकारी देने के लिए। अब उसमें ना साकिब निसार साहब का भी नाम आ रहा है। डेवलपमेंट ये है, सुन लीजिएगा मेरी बात जज्बाती होने से पहले, मुझे पता है आपके जज्बात बहुत उभर रहे होंगे, लेकिन आफ्ताब भाई मसला ये है कि अभी तक ये स्टैब्लिश नहीं हुआ कि जो राब्ते थे जनरल फैज़ में और साकिब निसार साहब में उसकी नौयत क्या थी। लेकिन ये एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ भाई राब्ता जरूर था। अब इसको लेकर के इमरान खान साहब की परेशानी और बढ़ गई है। सर, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या बात होगी? क्या साकिब निसार साहब भी इस पूरी की पूरी सहूलतकारी के अंदर इक्वली इन्वॉल्व होंगे? क्या मसला होगा कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब इतने परेशान है अडियाला जेल में? अच्छा बिनिश, पहली बात तो ये कि मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा इमरान खान जो है, कभी नथिया गली नहीं गया। जी आपको मुगालता हो रहा है, आप बनी गाला कहती तो मेरी बात समझ में आ जाती। नथिया गली तो हमेशा से जो रहन सहन था वो नवाज शरीफ साहब का ही था। वो नथिया गली में रहते थे और लोगों को अगवा कर भी नथिया गली में ही रखते थे ताकि वोट देने वक्त आसानी पैदा हो। वो नथिया गली वही है ना। करे आफ्ताब भाई, तस्वीरें निकल आएंगी। मेरी टीम, मैं तो फिर भी आपकी बात मान जाऊं, मेरी टीम बड़ी शरारती है। उन्होंने अभी ट्वीट निकाल दे ना करे। अच्छा सर छोड़ दे। टीम को कहें, उस्मान को कहें कि जी वो बिल्कुल रिसर्च करे कि नथिया गली के कौन से घर में और कौन सी रोड पे इमरान खान टहला करता था और एक्सरसाइज किया करता था। आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसके पास तो अपना नथिया गली बनी गाला मौजूद है, जो सबसे खूबसूरत जगह है इस्लामाबाद के करीब। तो उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो नथिया गली जाए? वो बनी गाला कहते तो मेरी बात समझ में भी आती, लेकिन मैं फिर भी इसको नथिया गली समझ ले, चले नथिया गली से ही। मसला ये है कि आज तक जो नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते थे कि जी दो आदमियों का मेन किरदार है, एक है बाजवा साहब और एक है जनरल फैज। तो जनरल फैज तो आ गए, वो तो आपने गिरफ्तार कर लिया। बाजवा साहब भी कल पहुंच गए पाकिस्तान, तो पहले बाजवा साहब को भी ले लें, वो भी तो एक किरदार थे ना उसके अंदर, तो उनको भी ले लें, साकिब निसार को भी ले लें, और भी जितने लोग हैं। आफ्ताब भाई, आपके कहने से आपकी फरमाइश पर तो नहीं लेंगे ना? फौज को पता है कि किसको लेना है। जो रिटायरमेंट के बाद सियासत में अपना जो है अपनी फुल टाइम लुच फ्राई करेगा, अपनी फुल टाइम जो है वो सियासत के अंदर अपनी ठरक पूरी करेगा कि किसी तरह मुझे सियासी मेरे मकासद हासिल हो जाए, तो सर फौज बगैर पूछे उस पर हाथ डालेगी। अब जनरल फैज पर हाथ डाला, मेरे से आपसे पूछ करके तो नहीं डाला ना सर। एक चीज तो आप कह रही है ना कि अभी साकिब निसार भी आगे नाम ले रही है, तो मैं तो आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जी कल वो बाजवा साहब भी पाकिस्तान आ गए, और ये इन्हीं की ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश नहीं है। तो बाजवा साहब के पाकिस्तान आने से इसलिए इमरान खान साहब ज्यादा परेशान हो गए। माय क्वेश्चन टू यू इज नॉट अबाउट साकिब निसार, माय क्वेश्चन इज कि इमरान खान क्यों परेशान हो रहे हैं इन गिरफ्तारियों से? मैं आपको बताऊं, उनका जब मैं एक आम सा वर्कर, उनका आम सा साथी, आम सा एक पीटीआई का कारकुन, मैं नहीं परेशान होता। मुश्किल से मुश्किल हालात में जीरो यूनिट के ऊपर 2000 रुपए का बिल आया है मेरा, 0 यूनिट के ऊपर है। वो 200 ये कह रही है कि हमने रिलीफ दिया है 200 यूनिट तक का, तो उसमें रिलीफ दे देते।
0 यूनिट पे 2000। अगर आप कहेंगी तो उस्मान से कहिएगा कि मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा बिल, आप देख लीजिएगा। अच्छा देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जी हर चीज अच्छी है इस पाकिस्तानी कौम के लिए और होनी भी चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है जो हुकूमतों में रहते हैं। हमें अस्पताल भी बनाने चाहिए, हमें हेल्थ का निज़ाम बहुत बेहतर करना चाहिए, हमें एजुकेशन का निज़ाम बहुत बेहतर करना चाहिए, हमें फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिलों को बंद होने से रोकना चाहिए, हमारे 17 लाख लोग जो हैं वो बैरून मुल्क चले गए उनको रोकना चाहिए, बेहतरीन दिमाग को रोकना चाहिए। हमें तो सब कुछ करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब सर हमने नहीं ये सर, जिम्मेदारी जेल में उठाई, जिम बनाना चाहिए सर, छोड़ बिल्कुल जेल में जिम बनाना चाहिए, जेल में जिम, जेल हाँ। के अंदर कारीगरों को तैयार करना चाहिए, और हर जो कैदी को बेचारे सर फ्रिज भी 12 देना साल, चाहिए। 14 ये साल सारे के मसले बाद छोड़ पता दें। चलता है कि ये वो तो बिल शिल बेगुनाह क्या होता था। है, बिल शिल क्या होता है? हर 14 कैदी को साल फ्रिज के भी बाद देना पता चाहिए सर। चलता था, वो मर जी। गया बेचारा, उम्र कैद काटते काटते वो मर गया, तो 14 साल के बाद पता चला कि वो तो बेगुनाह। अदालत ने कहा ये बेगुनाह, इसको बरी करो। उनका जी बरी क्या करे, तो अल्लाह मियां के पास चला गया है। अच्छा समझे ना? आफ्ताब भाई, और अच्छा मैं आपकी बात समझ गई। अच्छा मेरी बात बड़ी तसल्ली से सुने आफ्ताब भाई, इमरान खान साहब वाकई परेशान हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये गिरफ्तारियां तो बहाना है, असल में मुझे इन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वहां लेकर जाना है। सर कोई देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आदमी ये असूल है जिंदगी का कि जब मैं अगर गिरफ्तार होऊंगा तो मेरी मर्जी थोड़ी चलेगी। हाँ। मर्जी तो उसी की चलेगी जिसने मुझे गुनाह या बेगुनाह गिरफ्तार किया है, समझे ना? अगर ये, और मेरा ये हक है कि मैं शोर भी मचाऊंगा, मैं बताऊंगा भी अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपने घर वालों को कि ये मेरे साथ ये करेंगे। अब मसला ये है कि ये कोर्ट चलाएंगे, मार्शल को कोर्ट मार्शल करें या मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमात बनाएं, जो करें ये कर सकते हैं, लेकिन जब तक एक काम ना करने दें तो मैं इनको सैल्यूट करूंगा। और वो काम ये है कि काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन ना दे और केसेस सिविलियन के सिविल अदालतों में हो, चाहे सजा मौत दे दें। अच्छा सर, मैं आपकी दरखास्त देती हूँ हुकूमत को, ये इधर ही बैठिए, अभी मैं आपकी दरखास्त देती हूँ। ये बदर साहब, इनकी दरखास्त लेने से पहले आप रिस्पॉन्ड तो करेंगे ही, लेकिन एक और चीज़ है ना, इमरान खान साहब की परेशानी तो दूर करें। वो कह रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में जा रहा है, ये पूरा एक ड्रामा है जनरल फैज़ की गिरफ्तारी। बल्कि वो क्या कह रहे थे, किसको बुलाए, हाँ मेरे ऑफिस बॉय को भी जो है ये वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुझे यानी इमरान खान को मजीद टफ टाइम दिया जा सके। अभी भी पूरा नेक्सस पकड़े जाने के बाद भी सारी इन्फॉर्मेशन इमरान खान तक सब तक पहुंच रही है, और ये जो सारा कुछ वो हो रहा है, क्या पीपल्स पार्टी इससे एग्री करती है कि अगर उनको मिलिट्री कोर्ट में लेके जाया जाएगा, वो ऑफिस बॉय को उनके खिलाफ जो है दबाव डाला जाए कि जी वादा माफ गवाह बने? आर यू प्रिवी टू ऑल दिस? यू आर नॉट? मेरा एक सवाल ऐड कर दीजिएगा बदर साहब से कि जब जरदारी साहब अदालत के कैद के अंदर थे तो कहाँ रहते थे? ठीक है, देते वो सर, वो वैसे भी दे देंगे जवाब, वो वैसे भी दे देंगे जी, दे देंगे। वैसे बता रहा हूं, चलिए अच्छा, आपने पिन पॉइंट कर दिया सर। अडियाला में है ना, हम तो अडियाला में है, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, अडियाला में करते हैं। लेकिन जरदारी साहब जो थे, वो जब उनको कैद हुई थी नवाज शरीफ के दौर में, 11-12 साल की कैद थी, तो वो रहते किधर थे? जी जी दे दीजिए। सबसे पहले आफ्ताब भाई को बताऊं कि जरदारी साहब जो इतने साल रहे हैं, जरदारी साहब चूँकि बीमार होते थे और 12 साल का अरसा जेल में गुजारना कोई आसान काम नहीं है। हम तो दुआ करते हैं कि कोई दुश्मन भी ना गुजारे और सियासी बंदा तो कोई भी ना गुजारे। तो जरदारी साहब का ज़्यादा टाइम जेल में गुजरता था, और एक जेल में नहीं गुजरता था, वो अडियाला होते थे, वो कराची होते थे, वो कोट लखपत में होते थे, और उनका फिर पिंडी के अंदर अदालतों के अंदर जाते थे, तो वो ट्रैवल करते थे। और जब वो ये अगर इनको लगता है कि जरदारी साहब को मजे कर रहे थे तो इनको भी मजे कर ले, जैसे जरदारी साहब कर रहे थे। ये तो मजे कर रहे हैं, आपको नहीं लगता इमरान खान साहब मजे कर रहे हैं? इनको ये मैं कंप्लीट करने दें, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। आफ्ताब भाई को एक्चुअली जो है ना, इमरान खान साहब वाला मामला है कि जैसे जर्मनी और जापान की सरहद और साल के 12 मौसम है ना, तो वैसे ही इनको समझ नहीं आ रही कि मरी और नथिया गली में क्या फर्क है। तो ये नथिया गली को बनी गाला ही समझ रहे हैं। नथिया गली हर वीकेंड पे इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर पे वहां पे होते थे और वहीं से बैठ के हुकूमत साजी और हुकूमत के मामला चला रहे होते थे। इनको लाके दिखा दो नथिया गली की वो भाई, आप एक दफा दिखा दे किस वीकेंड पे नहीं गए हुए। आफ्ताब भाई, आप अपनी बारी में बात ये ना, मैं आपको भाई आफ्ताब भाई बात ये है, आपकी हम इज्जत करते हैं। आप एक दफा जरा अपने लोगों से चेक कर लीजिएगा, केपी के गवर्नमेंट से चेक कर लें, चीफ मिनिस्टर आपका है, कि इमरान खान साहब अपने किस किस वीकेंड पे नथिया गली होते थे,
जो बात आप वेरीफाई करके बात करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगी। अच्छा, पीटीआई का यही मसला है। मैं बात कर रही हूँ मिलिट्री कोर्ट्स की। इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, ये नथिया गली को बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं। सर मिलिट्री कोर्ट्स, देखिए मिलिट्री कोर्ट के अंदर हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी सियासी बंदे का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जाए, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और अगर एविडेंस निकल रहा है जिसके अंदर मिलिट्री के लोग इन्वॉल्व हैं और बाकी लोग हैं, ये तो इंटरनल इंस्टीट्यूशन का मैटर है। अभी तो चीज़ें बाहर आनी है, अभी तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। जैसे ही चीज़ें आएंगी फिर जाके पता चलेगा कि मामला किस तरफ जाता है। तो खान साहब को ये पता चल गया कि मामला किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ही वॉज पार्ट एंड पार्सल, वो इस चीज़ के थे कि क्योंकि जिस किस्म के उनके बयान आ रहे हैं ना, उस बयान से हमें ये तासुर आ रहा है कि खान साहब जो है उनको लग रहा है कि ये गिरफ्तारियां उन तक अच्छा, इन्होंने मामला खान साहब ने आपके बकौल तो सिचुएशन भांप ली है, लेकिन आपको पता था कि ये सब कुछ होगा? नहीं, हमें तो नहीं पता था कि मामला इस नवैयत का होगा और इस लेवल पे आ जाएगा। ये तो पीपल्स पार्टी के अंदर किसी को भी नहीं आइडिया था कि ये मामला इस लेवल पे आ जाएगा। अच्छा, आप कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपको लगता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर साकिब निसार के भी जो मामलात हैं वो सियासी तौर पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ अगर नजर आए, क्योंकि अभी इसका तयन नहीं हुआ कि किस नौयत का राब्ता था उनका जनरल फैज़ के साथ, तो आपको लगता है कि ये भी यहाँ पर भी एक तारीख रकम होगी और साकिब निसार साहब को भी इस शिकंजे में लिया जाएगा? आप वो फोर्स ही कर सकते हैं? देखिए, ये सारा मामला जो है ना, ये स्टार्ट होगा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कि जनरल फैज साहब क्या बयान देते हैं। वो जिसका नाम लेंगे, हर वो बंदा जो उनके बयान के अंदर रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, उन तमाम लोगों को जो है ना शामिल तफ्तीश करवाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा। इमरान खान ने तो पहले ही इसको फोर्स ही कर लिया ना, वो तो ये हाँ, कह तो रहे हैं, उनको पता चल गया ना। मेरे खिलाफ बातों आप गवाह होंगे। देखिए, खान साहब को इस बात का इसलिए पता है बिकॉज खान साहब ऊपर बैठ के जिस नेक्सस के थ्रू लोगों को मैनेज कर रहे थे, तो उनको पता है कि ये बंदा पकड़ा गया जो इनका एहसासा था, वो जो बंदा पकड़ा गया वो कड़ी आके उन तक पहुंचेगी। तो उनको ये भी पता है कि कौन कौन उसका हिस्सा था, खुद तो वो बता नहीं रहे थे, क्योंकि खान साहब का प्रॉब्लम है, उनके कॉलो फेल में तजाद है। कभी वो कहते हैं 9 मई मैंने नहीं किया, कभी वो कहते हैं मैंने कहा GHQ के बाहर जाएं, कभी कहते हैं कि मेरे लोग नहीं गए, फिर कहते हैं कि जो जो गया है मैं बाहर निकाल दूंगा। भाई हर चीज का तो पता है, खेलते किसके साथ है। इस तरह सियासत में तो नहीं होता। सियासत में तो आप दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, बारिश हो, तूफान हो, जिधर आप खड़े हो गए आपने खड़े रहना है। आपके कॉलो फेल में तजाद नहीं है। आप चाहे जेलों में जाएं, चाहे कोड़े खाएं। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों ने, लीडरों ने खाए, मेरे वालिद ने खाए, जरदारी साहब ने जेल काटी, बीबी शहीद ने जेल काटी, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने जेल काटी, उनके साथ ज्यादतियां की गई। उनका कसूर क्या था? जमहूरियत के लिए भुट्टो साहब को फांसी दे दी, सारी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन अपने नजरिए से और प्रिंसिपल से नहीं कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन जुल्फिकार साहब, पिछले जो 16 महीने की जो आप लोग की इत्तेहादी हुकूमत थी और अब ये वाली हुकूमत, इसके अंदर भी आप लोगों ने इमरान खान के अगेंस्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट द सिविलियन गवर्नमेंट, 9 मई जब हुआ आप लोग की इत्तेहादी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर आपने कुछ किया नहीं? देखिए, या आप इंतजार कर रहे थे कि जो भी करना फौज करे, देखिए हम नहीं करते? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आप एक्शन लें। आप आर्टिकल 6 की बात करते हैं, आर्टिकल 5 की करते हैं। आर्टिकल 5 कहता है लॉयल्टी टू द स्टेट। आप डिप्टी स्पीकर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली के अंदर था उसका रेजोल्यूशन, डिप्टी स्पीकर ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने असेंबलियां तोड़ दी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के होते हुए असेंबलियों के ऊपर समरी पे साइन कर दिया। भाई ये हो क्या रहा है? ये तो सर ये हो क्या रहा है? किस किस्म का पाक ने लगाना होता है। अदालत ने कहा कि बैक टू द पॉइंट पर आ जाए और हमने उसको माना। इधर अदालतें कहती हैं कि पंजाब गवर्नमेंट भी खत्म कर दो, केपी के गवर्नमेंट भी खत्म कर दो, सिंध, मतलब वहां चलिए करते हैं बात भाई, की बात नहीं मानी जाती वहां अदालतें। सर बात ये आफ्ताब भाई, आप जो बात कर रहे हैं, आपने मनोअन तस्लीम तब किया जब अदालतों ने कहा। आपके प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने कैसे असेंबलियां तोड़ी, कैसे उसके समरी के ऊपर साइन किया? उनके बाप का मुल्क है, उनके पास नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन देख के बात करें। आप लोग क्या बातें करते हैं यार?
क्या बातें करते हैं? आपने मुल्क को, आइन और कानून को मजाक बनाया हुआ है, आपने बच्चों का खेल बनाया हुआ है। आप कहते हैं जो बात होगी अदालत करेगी वो ठीक है। ये अदालतों ने नहीं, अदालतों ने चलिए सिर्फ आइन और गाइस, कानून ओके रिलैक्स की गाइस, हुक्मरानी को करना था। वो जैसे चंद साहब कहते हैं ना, गल बद गई है, बात इससे कहीं आगे चली गई है। बात हो रही है जनरल फैज, साकिब निसार, पता नहीं क्या क्या। आप लोग अभी तो किसी पे फंसे हुए हैं। मतलब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बड़े मसाइल पर मजीद बात करेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। डॉक्टर शजरा साहिबा, ये आप किस तरफ चल पड़े हैं? पहले जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी, कोर्ट मार्शल की बातें हो रही हैं, और फिर उसके बाद साकिब निसार की बातें। मतलब एक तासुर ये जा रहा है आपके नाकदीन में, जो कि पीएमएलएन के सपोर्टर फॉलोवर नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ये पर्सनल ग्रज तो नहीं आप निकाल रहे, कोई जाती स्कोर सेटल हो रहा है क्या साकिब निसार साहब के अगेंस्ट? और क्या साकिब निसार साहब को पाकिस्तान वापस आने के ऊपर, जैसे वो लंदन से वापस आएंगे, कोई अरेस्ट वरेस्ट करने का प्लान है कि नहीं है? आफ्ताब भाई जरा हौसला करे हुए, आ रही हूँ आपके पास। जी शजरा, आ रही हूँ ना आफ्ताब भाई? जी शजरा। जहाँ तक जनरल फैज का ताल्लुक है, ये फौज का इंटरनल मामला है। हमारी फौज एक बहुत नज़्मो ज़ब्त के साथ, हमारा उनका एक बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा स्ट्रिक्ट उनका ये स्विफ्ट एक्शन होता है। अगर किसी उनको कोई भी ऐसी बात पता चल जाए कि किसी ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया या आर्मी एक्ट के अगेंस्ट जैसे उन्होंने बातें की, चीजें की हुई हैं, जैसे कि DGISPR ने कहा, तो उस हवाले से उनके ऊपर अब वो अमल शुरू हो चुका है। उनके पास ऑलरेडी सबूत मौजूद है। जहां तक साकिब निसार साहब का ताल्लुक है, देखिए वो जो उन्होंने किया वो सारी अवाम के सामने है। जिस तरीके से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो कि 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, उनके ऊपर एक पहले पनामा ढूंढा गया, पनामा में से जब कुछ ना निकला और उनको कोई चीज सबूत ना मिल सके, कुछ चीज उनके ऊपर वो इल्जाम ना साबित कर सके, तो फिर उन्होंने अकामा निकाल के उनको डिसमिस कर दिया। चलता हुआ एक पहिया जो था जमहूरियत का, निजाम का, उसको उन्होंने रोक के रख दिया। वो चीजें जो है वो आज भी उस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका कि वो कैसे आया अकामा, कैसी आई ये चीज कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, क्यों एक वो मुल्क जो उस वक्त तरक्की कर रहा था, 6% ग्रोथ हो रही थी, 4% सिर्फ महंगाई थी, उस वक्त क्यों सारी निजाम को उल्टा दिया गया? तो डॉक्टर साहिबा, अब आप हिसाब लेंगे साकिब निसार साहब से? वक्त कम होता है ना। आई वुड रियली लाइक कि आप तो पूरे 35 मिनट बात करें, लेकिन अभी क्या हिसाब लेना, अब लेना है हिसाब साकिब निसार साहब से? हिसाब की तैयारी हो रही है? हिसाब होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि तमाम इदारों को जो खुद एहतसाबी का अमल फौज ने शुरू किया, उससे एक सबक हासिल करके मेरा ख्याल है तमाम इदारों को ये खुद एहतसाबी का अमल अपने अंदर करना चाहिए। तभी जो है जमहूरियत का निज़ाम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और तभी मुल्क भी हमारा आगे चलेगा। जहां तक इनकी पार्टी का सवाल है, देखिए इनकी जो सरगर्मियां ऐसी हैं जो रियासत मुखालिफ हैं, कुछ इनके ऐसे इकदाम, उनके सबूत मिल चुके हैं। इनका अपना जो सेंट्रल मीडिया सेल है उससे सबूत मिले हैं कि इनका जनरल सेक्रेटरी जो था वो भारत के साथ सहाफियों के साथ राब्ते में था। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि राब्ते सहाफियों में रहते हैं, ये राब्ते की बात नहीं, इन्होंने वो बातें की हुई हैं जो इनके व्हाट्सएप पे आई हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हुई हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बातें की है, पाकिस्तान के वो सीक्रेट्स कि जी ये यूक्रेन में ये हो रहा है। अच्छा शजरा, आप सारी बातें बिल्कुल ठीक कर रही हैं, बिल्कुल ठीक कर रही है, मैं एग्री कर रही हूँ, मामलात ऐसे ही हैं, शवाहिद सबूत ऐसे ही हैं हमारे सामने, लेकिन इस सब को काउंटर करने के लिए आपको भी वेट करना पड़ा। आप फौज की तरफ देख रहे थे, आप इदारे की तरफ देख रहे थे कि हाँ जी इदारे के खिलाफ बात हो रही है तो इदारा ही करेगा, बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री। सिविलियन हुकूमत भी कुछ करेगी कि भाई हमारे फौज के ऊपर अगर आ रहा है कि सारा काम ही आपने फौज पे डाल दिया है। आपके इल्जामात बिल्कुल ठीक है, जो एक्शन लेने की बात हो रही है मैं उसके ऊपर क्वेश्चन कर रही हूँ। नहीं, हम बिल्कुल फौज के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल जो चीजें देखें ना, पहले सबूत हमें करने चाहिए, देखना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे ये CCTV दें, जो है जुडिशियल कमीशन बना दें, जो 5 साल इनकी हुकूमत को कितने 10 साल हो गए कि 12 साल हो गए केपी में, हाँ। वहां पे जो भी ऐसी कोई चीज आती है जहाँ पे पता चलता है बदउनवानी का, तो ये अपनी ही कमेटी बनाते हैं, खुद ही वो कमेटी कहती है नहीं कोई बदउनवानी नहीं, खुद ही उसको कर देते हैं। जहां दूसरी कोई चीज होती है इन्होंने मुल्क में जो की होती है रियासत मुखालिफ सरगर्मियां, वहां पे कहते हैं जुडिशियल कमीशन बना दे। अभी आप देखें वहां पे अपना वजीर ने कहा कि वहां पे इतनी करप्शन हुई है कि उसने उस
वजीर ने खुद इस्तीफा दे दिया करप्शन के ऊपर। इन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं, खुद ही ठीक है शजरा साहिबा, मैं समझ गई। आप चाहते थे कि एक ही दफा पक्का वाला हाथ इन पर डाले। मुझे आ गई आपकी बात समझ, मुझे हुकूमत की स्ट्रैटेजी समझ आ गई। ये आफ्ताब जहांगीर साहब, ये इतना पक्का हाथ इन्होंने आप पर डाला है, इतना पक्का हाथ डाला है कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम अगर कुर्बान हो रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, तो सर मेरा एक बेसिक सा सवाल है, इमरान खान साहब क्या चीज़ है फिर इनके सामने? कुछ नहीं सर। आफ्ताब जहांगीर साहब पे नहीं डाला, बिनिश आप गलत बात ना करें। नहीं, इमरान खान पे तो डाला है जी आफ्ताब भाई। पहली बात तो ये बिनिश कि जी। आज के बाद मैं आपके प्रोग्राम में इसलिए नहीं आऊंगा कि क्यों? आप मेरा माइक जो है वो ऑफ कर देते हैं। सर हम में से समझे किसी ना? ने भी नहीं किया माइक ऑफ। जब आप लोग स्काइप पर हैं, जब दूसरा बंदा बोलता है तो ऑटोमेटिकली सर आपकी आवाज दब जाती है। अच्छा सर। चलें, मैं ये पूछना आप चाहता जब दूसरे हूं- के अंदर जब क्रॉस टॉक अच्छा, करेंगे सुने ना तो तो सही, आपकी सुने आपकी तो बात सही। दब जाएगी, आप बिकॉज दिस बेटी इज सुने स्काइप तो सर। सही। आप मेरे बिनिश स्टूडियो सुने आए तो सही। कभी आपकी आवाज बंद नहीं होगी। जी सर, कैरी ऑन अच्छा, करें। बिनिश जी सुने, सर, बिनिश जी सुने, सर। सुने कि आपने कहा कि हमारे लोगों का ताल्लुक वहां के सहाफियों के साथ था, ठीक है, और यहाँ पर ताल्लुक जो था वो था कि बगैर वीजे के एक मुल्क का सदर किसी की शादी में शिरकत करने आ जाता है साड़ियां लेकर। फिर वही प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर जाकर कहता है कि मेरे जनरल ने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा। अब मुझे पता है सहाफी तो सहाफी से मिलते हैं, आप भी मिलती होंगी, आप भी बात करती होंगी उनके इंडियन चैनल्स के ऊपर जाकर। सहाफियों का तो कोई वो मना नहीं है कि जी एक दूसरे से बात ना कर सके, इंटरव्यू भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहां पर ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आपने लोगों को ये बताना है कि जी इमरान खान जो है वो मुहब्बे वतन नहीं था, मुझसे बड़ा मुहब्बे वतन कोई नहीं है, जो जाकर वहां कहता रहा कि जी मेरी कमर पे छुरा जो है मेरी फौज ने घोंपा है, वो वहां जाकर रोता रहा। और फिर दूसरी बात यह कि इनका बेटा जो है 14 साल का, वो इतना बाशऊर है कि वो पूरी दुनिया में कारोबार करता है। अच्छा, पाकिस्तान अच्छा, का बच्चा 14 साल का बच्चा, उसको तो सही तरीके से बाथरूम जाना नहीं आता है? और ये यहाँ पे और कहते हैं कि जी बाप तनख्वाह नहीं ले रहे 14 साल के बेटे से, और माँ एक बेटी कह रही है कि मैं तो गरीब खानदान की बच्ची हूँ, मेरा दादा तो बहुत ही गरीब था। अच्छा ये बात तो ना करें ना आफ्ताब भाई, अगर 14 साल के बच्चे को बाथरूम जाना प्रॉपर्ली नहीं आता तो अल्लाह रहम करे, या तो उसको कोई मेडिकल इशू है या उसको कोई हेल्प चाहिए या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई हुई। जो आपने करना है, लेकिन आपने कॉल ऑफ फेल से तजाद मत कीजिएगा। आपने कहा कि बाजवा जो है इस सब चीज का सरगना है, तो बाजवा कल का पाकिस्तान पहुंचा है, उसके फौरन गिरफ्तार किए जाए। अगर साकिब निसार ने कुछ किया उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए, और किसी ने भी कोई किया, आफ्ताब जहांगीर ने कोई पाकिस्तानी कौम के साथ या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम किया है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाए। ये नहीं हो सकता कि जरदारी साहब के लिए अलग कानून, इमरान खान के लिए अलग कानून, बाजवा के लिए अलग कानून, फैज के लिए अलग कानून, साकिब निसार के लिए अलग कानून, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा साहब के लिए बिल्कुल अलग कानून। ये नहीं हो सकता। ये जितनी मर्जी साजिशें करके हमारी सीटें छीन लें, रिकाउंटिंग के अंदर करें, ये करें ताकि वो तादाद पूरी की जा सके कि जिसमें उसको एक्सटेंशन दी जाए, वो कभी भी नहीं होगा। ये पाकिस्तानी कौम बाशऊर कौम है, इन्होंने देख लिया है, अब ये वो पुरानी कौम नहीं रही, अब इसको एक एक चीज का पता है कि हमारे साथ क्या क्या खिलवाड़ हो रहा है। बड़ा जामे आपने मौकफ दे दिया सर। जुल्फिकार बर्दर साहब, नहीं हो सकता, ये ज़ाब्ते नहीं मानते, पीटीआई नहीं होनी देगी। सुने 17 सीटें थी, ठीक है, ओके आफ्ताब भाई, आखिरी 30 सेकंड दे दे पीपल्स पार्टी को। फॉर्म 47 की हुकूमत अरे थी। सर सुन मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी, मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे सामने फारूक सत्तार था, उसको बुलाएं और कुरान पे हल्फ लेके वो कहे वो सही जीता और मैं भी कुरान पे हल्फ लेऊंगा। ठीक है सर, तो मैं अपना केस वापस ले लूंगा। ऑलराइट, द टाइम इज रियली अप, आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू कट यू शॉर्ट। आज के लिए इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले शो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।